चलिए तो सबसे पहले सभी बच्चों को आदाब, सलाम, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के जो बायो है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसमें जो पहला लेसन है, उस लेसन से जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो पहला लेसन है, उसके जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और काफी तेजी के साथ देखेंगे। हम लोग समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है। हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले नहीं है, केवल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और तेजी के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा यही है कि जितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो बोर्ड एग्जाम से पहले उसको क्लियर कराया जाए। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन एक आता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ये लेसन के नाम से ही जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस लेसन है आपका, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जो भी सजीव हैं उनका अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी हम सब सजीव हैं, चाहे हम हो गए या पेड़ पौधा या कोई भी जानवर, तो इनका जो पूरा लाइफ है, कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, यानी हमारे शरीर में विकास होना, कहीं टूट फूट गया तो उसका मरम्मत होना, जितनी सारी क्रियाएं हैं वे सब वही लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बहुकोशिकीय। यहाँ पे देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय आप जानते हैं जिसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर, यानी कि बड़े जीव जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर, जिनके शरीर में उनका जो पूरा शरीर है वो हजारों लाखों सेल से मिलकर बना होता है, करोड़ों सेल से। तो मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा। मल्टी सेलुलर जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण यानी कि डिफ्यूजन, विसरण द्वारा पूरी क्यों नहीं हो पाती है। अब मल्टी सेलुलर जो होगा उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी के लिए शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा ऑक्सीजन का पूर्ति शरीर में डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है, विसरण के द्वारा सूक्ष्म जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उनमें पूरा होता है। और हम लोग जो हो गए, मनुष्य हो गए या कोई भी जानवर हो गया, जितने सारे आपके सामने जानवर दिखाई देते हैं, ये सब मल्टी सेलुलर हैं। तो इनका जो है वो विसरण के द्वारा पूरा नहीं होता। एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं। बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के संपर्क में सीधे नहीं रह पाती, अतः इनमें विसरण की साधारण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। सीधा सा सवाल है कि भाई मल्टी सेलुलर जितने भी जीव हैं उनमें विसरण की क्रिया नहीं होती है, उनमें अलग अलग अंग और अलग अलग हिसाब से शरीर में क्रियाएं होती हैं, सबका अलग अलग काम होता है। तो हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होता है। जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, टूटेगा, भोजन को तोड़ेगा और फिर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो मल्टी सेलुलर में ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो विसरण के द्वारा पूरा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जीवों में पोषण की दो प्रमुख विधियां कौन कौन है। देखिए, ये जीवों में जो कोई भी जीव है उसमें पोषण की दो विधि आपको बताना है कि भाई कौन कौन सी विधि है। बिल्कुल आसान है कि जीवों में पोषण की दो प्रमुख विधियां हैं। एक देखिए यहाँ पे जिसको बोलते हैं स्वपोषी, और दूसरा जो है वो परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। और ये जो करते हैं जीव जो होते हैं उनको स्वपोषी परपोषी बोला जाता है। तो ये दो प्रकार हो गया, स्वपोषण और परपोषण। आप जानते हैं ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। और ये दो, एक ऑटोट्रॉप यानी कि स्वपोषण और दूसरा परपोषण यानी कि हेट्रोट्रॉप। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, और इंग्लिश हम बोल भी दे रहे हैं, जिनको अगर कंफ्यूजन हो वो दोनों नाम को ध्यान में रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। स्वपोषण को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और परपोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जीवों में पोषण की दो
ये प्रमुख विधियां हैं। इन्हीं के बारे में आगे भी आपको अंतर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा आपको देना है भाई। पोषण की परिभाषा यहां पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने उपापचय क्रिया के लिए करते हैं, पोषण कहलाता है। यानी कि वह विधि है जिसमें क्या होता है कि कोई भी जीव पोषक तत्व, यानी जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं जिनसे हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो सभी पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने उपापचय क्रिया के लिए करते हैं, पोषण कहलाता है भाई, है ना। तो पोषण हम सबके लिए जरूरी है, चाहे पेड़ पौधा हो या हम लोग हो, कोई भी जानवर हो, सबको पोषण चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण देखिए, नाम से लग रहा है भाई कि जो भोजन अपना स्वयं बना लेता है, स्व यानी स्वयं, सेल्फ, खुद से बना लेता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, तो स्वपोषी कहलाते हैं और उन्हें स्वपोषण कहते हैं। देखिए, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद से संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो स्वपोषी बोलते हैं और वे स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सभी हरे पौधे, यहां से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, ध्यान में रखना है, जितने सारे पेड़ पौधे हैं ऑलमोस्ट सभी, कुछ अपवाद छोड़ दिया जाए तो सभी क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। ये सभी अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परपोषण। ये देखेंगे अब हम लोग कि परपोषण किसे कहते हैं और इससे आप क्या समझते हैं। तो परपोषण देखिए, परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है, वह किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर रहता है, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य, बकरी, कोई भी हमारे आसपास जो भी जानवर दिखता है, हाथी, घोड़ा, डॉग यानी कुत्ता, ये जितने भी जानवर हैं सब क्या होते हैं, तो परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो परपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है, बल्कि किसी न किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो भाई आप भी एक जीव हैं, हम भी एक जीव हैं, तो पोषण क्यों अनिवार्य है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जीवों को पोषण अनिवार्य है। यानी अगर हम पोषण नहीं करेंगे, हम भोजन नहीं लेंगे, हमारे शरीर में भोजन नहीं आएगा, तो फिर ना ही हमारा शारीरिक विकास होगा और ना ही हम कोई काम कर पाएंगे, यानी एक जगह से दूसरे जगह भी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए पोषण जरूरी है। बिना पोषण का कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे बॉडी में किसी प्रकार का डेवलपमेंट होगा, ना विकास होगा, ग्रोथ होगा, और ना ही हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम यहाँ तक कि चल भी नहीं सकते हैं। तो पोषण इसलिए जरूरी है, विकास के लिए और जैविक क्रियाओं को संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषण के स्वपोषण के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक है। देखिए, ये घटक भी एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक घटक, यानी जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या जो भी अपना भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए मुख्य तौर पे, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल, यानी कि सबसे पहले वही अपना भोजन बनाएंगे जिनके पास क्लोरोफिल होगा। ठीक है, दूसरा सूर्य प्रकाश, यानी कि ऑटोट्रॉप के लिए दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि सूर्य के प्रकाश मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, क्या चाहिए जी, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जल तथा खनिज लवण, यानी कि ये हर हाल में चाहिए ऑटोट्रॉप के लिए, यानी अपना भोजन स्वयं वही बना पाएंगे जिनको ये सब फुलफिल होगा। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल और खनिज लवण चाहिए, ये मिलेगा तो अपना भोजन जो है कोई भी जीव अपना भोजन खुद बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं
पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ हम लोग देख रहे थे पोषण कितने प्रकार के, तो दो, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, यानी स्वपोषण पर पोषण। अब यहाँ पर पोषण के प्रकार देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ का प्रकार नहीं देखना, वो तो जितने सब आ गए उसमें, लेकिन इसमें प्रकार है, यहाँ पे देखेंगे। तो पहला देखते हैं यहाँ पे मृतजीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफाइटिक ये होते हैं मृतजीवी पोषण। यहाँ दूसरा देखेंगे परजीवी पोषण, और तीसरा देखेंगे प्राणी समपोषण। ठीक है, तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो तुरंत आप बताएंगे कि आप इन तीनों में से किस में आते हैं, यानी आप मनुष्य हैं और आपको सोचना पड़ेगा कि इन तीनों में से किस कैटेगरी में आप आते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे समझेंगे इसको कि पर पोषण का प्रकार हो गया मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी समपोषण। तो हमें उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि इसमें से किस में हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? ये अब हम लोग ये पहला देखते हैं, पर पोषण का पहला प्रकार क्या है? मृतजीवी पोषण। तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? नाम से लग रहा है मृतजीवी, यानी मरे हुए, है ना, पेड़ पौधे जो सूख करके पत्ते गिरते हैं, या फिर कोई भी जंतु, कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी जंतु हो या पौधे हैं, इनका शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि वो टूट के गिर गए, मिट्टी में पड़े हुए हैं, और उससे जो अपना भोजन जो है अवशोषित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। यानी वैसे जीव जो मरे हुए, सड़े हुए पेड़ पौधे या फिर कोई भी जानवर हो, मर गया, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लिया अपने शरीर की सतह से, यानी कि इनमें स्ट्रक्चर नहीं होता है स्पेशल, यानी हम लोगों की तरह माउथ नहीं होता है जहां से भोजन लेंगे, इस तरह का नहीं होता है ना। तो ये शरीर की सतह से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो मृतजीवी इन्हीं कहते हैं, है ना, जो सड़े हुए पेड़ पौधे, जो पत्ते गिर गए मिट्टी में, उससे भोजन प्राप्त कर लिए, कोई जंतु मरा है उससे भोजन प्राप्त कर लिए, यानी कि मृतजीवी इन्हें ही हम कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी। ठीक है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिए, वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। परजीवी यानी पैरासाइट, एक तरह से जो दूसरे के शरीर में जो दूसरे के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं परजीवी पोषण। इसमें हमेशा जो परजीवी होते हैं उनको फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। जैसे हम लोग के बाल में, मुड़ी में जो जुई है, उससे क्या होता है कि हम लोग के जो खून है वो चूसती है, जुई जो होते हैं जो भी, उससे हम लोग का नुकसान है और उसको फायदा है। जैसे गाय भैंस में जो अठई है, आप देखते हैं गाय भैंस में जो अठई होता है वो भी क्या है, तो परजीवी है। तो क्या करता है, तो गाय भैंस से जो है खून चूसता है वो, और ये क्या होता है, उसके बॉडी में चिपके रहता है। ऐसा नहीं कि गया और रक्त खून को चूसा और फिर उतर के आ गया और अपने घर चल गया, ऐसा नहीं होता, वो शरीर पे चिपके रहता है। ठीक है, हम लोग के देखते हैं अक्सर ऐसा जो है, समझ सकते हैं, यही सब परजीवी हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं जी, ये परजीवी जो होते हैं वो एक तरह से सेल्फिश, केवल इसमें उन्हीं को फायदा होता है और दूसरे को इससे नुकसान होता है। पौधे भी हैं, आप देखे होंगे, एक पौधे पे दूसरा पौधा हो जाता है। अमरबेल का भी शायद नाम आप सुने होंगे। बहुत ऐसे पौधे हैं जो एक पौधा हुआ है और उस पे दूसरा पौधा हो गया है, उसका नीचे जड़ नहीं है, मतलब वो कहीं से नीचे दिखाई नहीं दे रहा, उसका जड़ नहीं है, एक पौधा है और उसी पौधे पे दूसरा पौधा हो गया है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, तो परजीवी का ही है, क्योंकि उसी पौधे से वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, वो अस्थायी रूप से रह करके भोजन प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परजीवी पोषण में यही होता है। तो दिमाग में हमको लग रहा है बिल्कुल ये आसान है कि वैसे जीव जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे के शरीर के संपर्क में रहकर प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे में दिया भी है अमरबेल और टेप वर्म। यहाँ देखिए दो दिया हुए, जैसे में अमरबेल और टेप वर्म। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं? प्राणी सम पोषण, ठीक है,
देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव या पेड़ पौधों पर आश्रित रह करके प्राप्त करता है, प्राणी समपोषी जीव कहलाता है। जैसे मनुष्य या जितने भी जानवर, बड़े जानवर हैं सब, तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं जी, तो अपना भोजन दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग दूसरे जानवर जो हो गया उससे मांस प्राप्त करते हैं, मछली से भी हम लोग को प्राप्त होता है, मुर्गी से मांस, अंडा, सब कुछ हम लोग की प्राप्ति होती है। गाय भैंस से दूध दही हम लोग प्राप्त करते हैं। और पेड़ पौधों से हम लोग जो है, जो भी अन्न हम लोग खाते हैं, जो भी खेतों में उगाते हैं, उससे भी हम लोग को भोजन की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव या पेड़ पौधों पर आश्रित रह करके, यानी हम लोग इन्हीं पे निर्भर हैं। हम लोग के भोजन का दो मुख्य स्रोत है, एक जो है जो जानवर हैं उनसे, और दूसरा जो पेड़ पौधे हैं वो। तो हम लोग के ये दो मुख्य स्रोत हैं भोजन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में आपको अब अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्वपोषी, फर्स्ट पॉइंट, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई, इसमें जीव क्या करते हैं, स्व मतलब स्वयं खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। और दूसरे तरफ देखेंगे तो विषम पोषी में, विषम पोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो एक स्वपोषी जिसमें जीव अपना भोजन बना लेते हैं, और दूसरा विषम पोषी जिसमें अपना जीव जो है अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। दूसरा अंतर ये जो होता है केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है। कौन? स्वपोषी पोषण। दूसरा, यह केवल जंतुओं में होता है। विषम पोषी पोषण किसमें? जंतुओं में। तीसरा, स्वपोषी पोषण में भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक तथा जल की आवश्यकता होती है। ये भी महत्वपूर्ण है। और इधर देखेंगे विषम पोषी पोषण में जीव जो भोजन हरे पेड़ पौधे एवं दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ था स्वपोषी और दूसरे तरफ परपोषी यानी कि परपोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल को कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा गया? यानी मनुष्य में आहार नाल को कौन कौन से मुख्य भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से आहार नाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जो पाचन क्रिया होती है, उससे संबंधित कौन कौन से मुख्य भाग हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये मुख्य गुहा है, देख लेते हैं। दूसरा ग्रसनी है। तीसरा ग्रास नली। चौथा अमाशय। पांचवा छोटी आंत। छठा बड़ी आंत। और सातवां यकृत। और लास्ट में अग्नाशय। ये देखिए इतने सारे भाग जो होते हैं हमारे यहाँ माउथ से लेकर के नीचे तक ये फैले हुए हैं, और सबका कहीं ना कहीं सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है कि मनुष्य में आहार नाल को ये इतने सारे भागों में आप बांट सकते हैं। मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और लास्ट में अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रासनी में स्थित दो छिद्रों का नाम आपको बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। ये दो छिद्र होते हैं ग्रसनी में, निगल द्वार और कंठ द्वार। इसको दिमाग में रखना है। जब हम लोग भोजन लेते हैं अंदर, याद रखना है जो हमारा ये जो माउथ में अंदर जो पाइप जहां जाता है, जैसे भोजन वाले जो पाइप होते हैं उसी के साथ एक नली और भी चिपका होता है जिसमें एयर पास होता है। कभी कभी हम लोग को सरक जाता है, यानी कि जो भोजन वाली नली है उसमें भोजन ना जाके कभी कभी भोजन का एक आध टुकड़ा, चावल का भाग जो है एयर वाले पाइप में चला जाता है, जिससे हम लोग को सरक जाता है। ठीक है, उस पे एक लूप होता है। जब भोजन हम लोग निगलते हैं तो उसको वो ढक देता है, लेकिन कभी कभी जो उसका तालमेल है सही से नहीं हो पाता है। खाते समय कुछ और हम लोग सोचते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो हम लोग वो बैलेंस नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? देखिए ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, और ये हर बच्चों को आना भी चाहिए कि भाई फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काफी यहाँ पे शॉर्ट में आंसर आप देखेंगे। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे
उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस उसे कहते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब भोजन बनने के लिए क्या क्या चाहिए तो हम लोग जान चुके हैं। पौधे भोजन तभी बनाएंगे जब क्लोरोफिल यानी कि जो हरित लवक है और प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, जल चाहिए, ये सब मिलेगा तो पौधे भोजन बनाएंगे। लेकिन शॉर्ट में दिमाग में रखना है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों को, ये जो पत्ते होते हैं उन्हीं को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वड़क पाए जाने के कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? तो क्योंकि पत्तियों में क्या होते हैं जी? क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल वड़क यानी कि पिगमेंट होते हैं जिसके द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, अगर ये ना हो तो फिर पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पीत क्या है जी? ये देखिए, ये पीत मनुष्य में पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? पीत आप देखते हैं कि जब भी मुर्गी वगैरह बनता है तो वहां पे बड़ी ध्यान से निकाला जाता है उसको। ठीक है, तो ये पीत क्या है तो देख लीजिए एक बार। पीत हल्के हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होकर के पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। कहां संचित होता है जी पीत? तो पित्ताशय नामक थैली में। याद रखना है यहाँ पे कि पीत कहां संचित होता है? तो पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। ठीक है, तो आप जान गए कि पीत हल्के हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। अब देखिए इसका महत्व। यह भोजन के अम्लीय काइम की अम्लीयता को समाप्त कर उसे क्षारीय बनाता है। काफी महत्वपूर्ण काम है, ताकि अग्नाशय रस इस एंजाइम पर उस पर आसानी से क्रिया कर सके। यानी कि यह भोजन के साथ जो भी अम्लीयता आया हुआ रहता है शरीर के अंदर, उसको क्या करता है जी? तो उसकी अम्लीयता को यह समाप्त करता है। सेकंड, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। तो काफी महत्वपूर्ण काम है। पीत क्या है? तो ये हरा, यहाँ पर देख सकते हैं, हरे पीत हल्के हरा रंग का क्षारीय द्रव है ना, और इसका काम काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये अगर स्रावित करे पीत रस उसमें से, तो फिर ये पाचन की क्रिया कंप्लीट नहीं होगी और हमारे शरीर में गैस काफी ज्यादा बनेगा और बहुत ही परेशानी होगी। तो इसका भी काफी महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दीर्घ रोम क्या है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है कभी कि दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य आपको लिखना है। तो छोटी आंत के इलियम में उंगली के समान यानी फिंगर के समान उभरी हुई रचना पाई जाती है जिसे दीर्घ रोम यानी कि विलाई कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी आंत के इलियम में, और ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है भोजन का पाचन कहां पूरा होता है? तो छोटी आंत में। ऑब्जेक्टिव पूछ भी देता है कि पाचन की क्रिया कहां पूरी होती है? तो छोटी आंत में। ठीक है, अब कार्य देखें इसका। यहाँ पे कह रहा कि यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, यानी कि जो भोजन पचता है उसका ऑब्जर्वेशन करता है, अवशोषित कर अवशोषण उसका करता है। तो काफी महत्वपूर्ण है। दीर्घ रोम समझ गए, ये विलाई नाम आपको हर जगह बुक में मिल भी जाएगा। ठीक है, दीर्घ रोम को विलाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 यहाँ पे कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 10th क्लास के बायो के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर में अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यहाँ पे लिखा हुआ है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है ये?
अम्लीय बना देता है। दूसरा नंबर, भोजन के साथ आने वाले रोगाणुओं को यह नष्ट कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। भोजन के साथ जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उनको ये खत्म कर देता है, जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड में, यह भोजन को पचाने में मदद करता है। तो अम्ल काफी महत्वपूर्ण है, इसका काफी महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर में। अब जब ज्यादा अम्ल बन जाता है तो भी नुकसान साबित होता है, नुकसान करने लगता है। तो हर चीज का एक मॉडरेट अमाउंट ही जरूरी है। एक्सेस कोई भी चीज होगा तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। चलिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला हम लोग देख लेते हैं। अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें माउथ, मुंह की तरह कोई रचना नहीं होती है और इसका आकार अनिश्चित होता है। तो इसके बारे में एक अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह अपने कुटपाद, ये ऑब्जेक्टिव यहां से बार बार बनता है ना, कुटपाद को याद रखेंगे। अमीबा में कुटपाद काफी महत्वपूर्ण है। कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया डायटम होते हैं। यानी कि अमीबा के भोजन क्या है जी? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और यहाँ पे बैक्टीरिया या डायटम, यही अमीबा के भोजन है। ये अपने भोजन को इसके लिए स्पेशल कोई स्ट्रक्चर माउथ नहीं होता है जहां से ये भोजन ग्रहण करता है। इसका आकार बनते और बिगड़ते रहता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। किसका? अमीबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य में आहार नाल की रचना का सचित्र वर्णन करें। यानी कि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से फिगर वाला क्वेश्चन यहां से बन जाता है। बार बार कहता है कि यहाँ पे मनुष्य के आहार नाल के रचना के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये माउथ हो गया यानी कि मुख हो गया। ये ग्रसनी, इसके पीछे यहाँ पे ग्रास नली, लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफी महत्वपूर्ण है। पित्ताशय, ये फिगर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो एग्जाम में इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य के आहार नल का चित्र बनाए, फिगर बनाए। तो इसलिए इसको आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पाचक एंजाइमों, यानी कि पाचक एंजाइम के कार्य आपको बताना है। क्या कार्य हैं पाचक एंजाइम? ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए भोजन के पाचन। तो भोजन पदार्थ प्राकृतिक रूप से जटिल होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल होते हैं, यानी कि वो साधारण नहीं होते हैं। काफी जो है, हम लोग जो भी भोजन अंदर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि अंदर गया और आसानी से पच गया, टूट गया, नहीं होता। काफी जटिल होता है। ठीक है। पाचक एंजाइम जटिल अणुओं के छोटे तथा सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। उसका काम ही है कि जो जटिल होगा उसको सिंपल बनाएगा। ठीक है, तोड़ेगा उसको, ऐसा करेगा कि हमारा शरीर उसको पचा सके आसानी से। ठीक है, जिससे कि वह आसानी से अवशोषित हो सके, यानी कि शरीर उसको सही से यूटिलाइज कर सके। इसीलिए ये क्या करता है? तो पाचक एंजाइम जो भोजन हम लोग खाते पीते हैं उसको तोड़ करके सिंपल बनाता है, पचने योग्य बनाता है। ठीक है, तो इसका भी काफी महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक वयस्क मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम लोग हैं वयस्क हो गए, यानी 18 साल से ऊपर वाले जितने हैं वो सब वयस्क में आते हैं। तो कह रहा है कि दांत आपको बताना है। तो ये भी देख लेंगे। एक वयस्क मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर का सबसे आपका फ्रंट में 2 होता है, नीचे और 2 ऊपर। इसका काम होता है किसी भी चीज को चिड़ने फाड़ने के ही काम करता है। ठीक है, नुकीला होता है ना। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, जैसे काटने की बात आती है, जैसे ऊख वगैरह गन्ना के लिए, तो हम लोग साइड में यहाँ पे ले जाते हैं, उसी का काम होता है, वो नुकीला होता है। ठीक है। केनाइन जो फ्रंट पे चौड़े चौड़े भाग होते हैं, यानी नीचे और ऊपर, चौड़ा वाला जो फ्रंट में होता है, नीचे और ऊपर 4 जो होता है, ये है आपका केनाइन। प्रीमोलर ये बीच में होता है, चौड़ा भाग होता है। ठीक है, और उसके पीछे लास्ट में सबसे होता है मोलर। ये दोनों चौड़ाई ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल आपको दिमाग में रखना है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
ठीक है। जितने सारे फर्स्ट लेसन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लाइफ प्रोसेस जो पहला लेसन था उस जय प्रक्रम में हमने करा दिया है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे जरूर, और काफी कम समय में हम लोग पूरा किए हैं। डिटेल जाते तो एक एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट 15 मिनट लग सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश किए कम समय में केवल क्वेश्चन करा दिया जाए। जब डिटेल क्लास चलेगा तो हम लोग उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, धन्यवाद।